डियर स्टूडेंट्स, पहले वाली केमिस्ट्री का लास्ट चैप्टर है ये। अब बोले सर पहला तो कराया नहीं, लास्ट पहले करा रहे हो। आप भी कोरोना में मजे ले रहे हो हमारे। दैनिक जीवन में रसायन, केमिस्ट्री इन डेली लाइफ, यानी कि केमिस्ट्री का हमारी डेली लाइफ से क्या रिलेशन है। जैसे आप जानते हो कि पूरी दुनिया को ही हम केमिस्ट्री कह सकते हैं, तो डेली लाइफ में केमिस्ट्री का कितना यूज है वो आप जानते हो। हमारे खाने पीने से लेके पहनने तक, ओढ़ने तक, यहाँ तक कि हमारे जितनी भी आसपास आपको जो भी दिख रहा है उसमें कहीं ना कहीं अपन केमिस्ट्री लगाई देंगे। ठीक है। सबसे मोटे तौर पे यहाँ पे बात करेंगे अपन औषधि पर, मेडिसिन, एंड जो खाने की चीज़ें हैं या पीने की चीज़ें हैं या जिनसे कुछ चीज़ें बनती हैं, पैकिंग सामग्री एटसेट्रा। ठीक है। तो डेली लाइफ में केमिस्ट्री अपने आप में बहुत कारगर सिद्ध होती है और बहुत जगह काम आती है। धीरे धीरे आपको एहसास भी हो जाएगा कि हाँ सर ऐसा ऐसा तो होता है, बट इन चीज़ों को ऐसा पढ़ना है। ठीक है। अब ये 17 चैप्टर है, लेसन ऊपर लिख रहा है, ये मत समझ लेना कि ये सर कौन से नंबर पे आएगा। चैप्टर 17 है। जैसे कि आपको पता है कि सिलेबस कम भी होगा और उस सिलेबस में ये चैप्टर हो या ना हो, लेकिन अपनी लाइफ के नॉलेज के लिए ये चैप्टर होना अति आवश्यक है। ठीक है। तो आई डोंट माइंड कि आप ये दिमाग में ना लाएं कि ये सिलेबस में होगा या नहीं होगा, आई डोंट केयर, बट अपने को ये चीज़ें जरूर आनी चाहिए। तो फर्स्ट फॉर नाउ अपन इसी पे चर्चा करते हैं कि औषध रसायन क्या है, मेडिसिन केमिस्ट्री क्या है। मेडिसिन केमिस्ट्री का अपना मीन्स इतना ही है कि केमिस्ट्री है जो हमारी जितनी भी प्रकार की जो ड्रग्स हैं, औषध हैं, उन पे किस प्रकार से किस किस टाइप की कैटेगरी की जो अपने टैबलेट्स आती हैं, मेडिसिन आती हैं, और उनका किन किन प्रकार के इलाज किया जाएगा। तो दैट अपना उस कैटेगरी का नाम होगा और उस कैटेगरी के लिए कौन सी टैबलेट किस टाइप से यूज करनी चाहिए, किस टाइप से नहीं करनी चाहिए, कौन सी टैबलेट खाली पेट लेना चाहिए, कौन सी नहीं लेना चाहिए, किस प्रकार हम इन मेडिसिन के अलावा कुछ नेचुरल जैसे कि नशीली पदार्थ होते हैं उनके सहारे भी उन चीज़ों का प्रयोग कर सकते हैं, दोनों में क्या फ़र्क है, अगर वगैरह खूब प्रकार किस प्रकार के टाइप की चीज़ें अपन देखने वाले। तो सबसे पहले अपन फर्स्ट ऑफ ऑल औषध में रसायन क्या है। देखो, औषध में रसायन का अर्थ यही हुआ कि अपने सिंपल भाषा में क्या कह सकते हैं कि वे रासायनिक पदार्थ कौन से वाले, वे कौन से जो रोग की रोकथाम, यानी कि जो कोई भी अपने आप को डिजीज हो रहा है, रोग हो रहा है, उसको रोकथाम मतलब उसको रोक दे, कम कर दे, कम करने के साथ साथ उसका उपचार कर दे, ट्रीटमेंट कर दे, उस रोग को खत्म कर दे, वो चीज औषध होती है, वो चीज मेडिसिन होती है। क्या होती है? उस चीज को मेडिसिन कहते हैं कि किसी भी रोग के रोकथाम या उसके उपचार, यानी कि उस रोग को कम करना या उस रोग को खत्म करना, इस प्रकार की जो यूज लेते हैं जो चीजें, वो मेडिसिन कहलाती है, औषध कहलाती है। दैट्स राइट। अब अपन कैटेगरी के अंदर चलते हैं कि कितनी कितनी प्रकार की हो सकती है और किस किस प्रकार से इनको फंड है। जैसे कि सबसे पहले आपको यहाँ पे आप नंबर भी लगा सकते हो, ब्लैक पेन से भी लिख सकते हो, वगैरह वगैरह जो आप चाहो, पिंक, रेड, ब्लैक। पीड़ाहारी, देखो नाम से ही पता चल रहा है, शब्दों पे जाओ आप, पीड़ाहारी। पीड़ा यानी कि दर्द, हारी मतलब दर्द का हरण करने वाली। इट मीन्स जो ऐसी औषधियां जो दर्द को कम करेंगी, क्या करेंगी? दर्द को कम करेंगी, यानी कि ऐसी औषधियों को हम दर्द के समय में याद करते हैं। भले नाम अपनी भाषा में अपन हरी पन्नी, लाल पन्नी जो भी जाने, लेकिन नाम कुछ और होगा। वो दो चार नाम आपको यहाँ याद करने ही होंगे। मैं कोई पक्का डॉक्टर नहीं बना रहा आपको, बट कुछ चीजें जो इंपॉर्टेंटली नॉर्मली जिन चीजों का यूज करते हैं वो चीज आपको यहाँ पे लर्न करनी होगी। जैसे कि सबसे पहले मैंने कहा कि आपका जो पॉइंट है वो कौन सा? पीड़ाहारी, एलिजेनिक, यानी कि पीड़ा, दर्द को कम करने वाले औषधियां। तो देखो इस नाम में ही परिभाषा बनी हुई है। अगर आपको इस नाम का मतलब समझ में आ गया तो परिभाषा तो आपके लिए कुछ भी नहीं है, एक राइटिंग लाइन बन जाएगी और कुछ भी नहीं बनेगा। यानी कि सीधी भाषा में वही बात आ गई, वे रसायन पदार्थ जो पीड़ा या दर्द को कम करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है, पीड़ाहारी कहलाता है। ठीक है। यानी कि दर्द का निवारण करने वाली गोलियां पीड़ाहारी गोलियां। ठीक है। तो पीड़ाहारी की आपको डेफिनेशन समझ में आ गई, एक बार सुनने में समझ में आ जाता है। बट फिर भी मैंने कहा कि ये दो प्रकार की होती है। पीड़ाहारी को अपन दो प्रकार से लेंगे, एक होता है नॉन नार्कोटिक और एक होता है नार्कोटिक। इट मीन्स हम कह सकते हैं हिंदी में अस्वापक पीड़ाहारी, अस्वापक पीड़ाहारी और एक स्वापक पीड़ाहारी, दोनों ही पीड़ाहारी है, लेकिन दोनों में फर्क कितना है।
एक पीड़ाहारी है जो अपन टैबलेट के रूप में यूज करते हैं, जैसे कि आपने सुना होगा पैरासीटामोल, डिस्प्रिन, एस्प्रिन, जो भी प्रिन सुना होगा आपने। ये अपन टैबलेट लेते हैं जब अपने को सिर दर्द या कोई भी दर्द होता है। पेन किलर जब यूज करते हैं तो क्यों करते हैं, जहां दर्द होता है इसलिए यूज करते हैं। लेकिन उनमें क्या होता है, इनमें कोई मतलब इनमें कोई स्वाद नहीं है, कोई नशा नहीं है। जैसे अपने को दर्द फील हुआ, हमने टैबलेट खाई, सो लिया, दर्द खत्म, हम भूल गए कौन सी टैबलेट ली थी, कितनी लाए थे, कितने लाए थे, कोई आइडिया नहीं है। बट जो दूसरी कैटेगरी की है, दूसरी कैटेगरी की है यानी कि जो आपकी स्वापक पीड़ाहारी है, उसमें क्या प्रॉब्लम है, दर्द को ये भी कम करते हैं। इट मीन्स ये वो नेचुरल नशीली चीजें हैं जैसे कि आपकी मॉर्फिन, कोडीन, हीरोइन, हिरासिस। इट मीन्स इसमें है क्या, ये नशीली पदार्थ है। इनको लेने से नींद आ जाएगी, यानी कि सीधी बात तो ये है कि इनको लेने से क्या होगा, नींद आ जाएगी। और नींद आने से अपना को जो वो अपना दर्द फील हो रहा था वो क्या हो जाएगा, दर्द अपने को फील ही नहीं होगा। लेकिन इनमें क्या हुआ, इनमें ये हुआ कि जैसे कि ये जो चीजें मैंने अभी आपको नाम लिया है, हीरोइन है, मॉर्फिन है, कोडीन है, अफीम है, इन चीजों से दर्द तो कम हो रहा है, लेकिन इन चीजों से नींद ज्यादा, हम निद्रावस्था में ज्यादा पहुंच गए। इट मीन्स इनका दर्द हम क्या हो जाएगा, हमारा शरीर इनके प्रति आदी बन जाएगा कि हम अफीम की गोली लेंगे तो हमको आराम मिलेगा और नींद आएगी। इट मीन्स हुआ क्या, इन चीजों की हमारी लत लग गई। क्या लग गई, लत लग गई। तुझे तो मेरी लत लग गई, किसकी, अफीम की वगैरह वगैरह जो भी। तो इन चीजों को क्या हो जाती है, लत लग जाती है ना। इन चीजों को क्या लग जाएगी, लत लग जाएगी। इट मीन्स दर्द से निवारण मिलता रहेगा, लेकिन हम एक तरह से नशेड़ी हो जाएंगे, इनके आदी हो जाएंगे। यहाँ जो आदी वर्ड आएगा उसका मतलब है नशे से मतलब है, ठीक है। तो इनकी क्या होगी, हमको लत लग जाएगी, आदत पड़ जाएगी। और जो ऊपर वाली कैटेगरी थी अस्वापक में, नॉन नॉर्कोटिक में, उनका क्या मतलब था, उनको हम तभी याद करते हैं जब हमारे को अच्छा खासा दर्द होता है और हम उनको एक दो गोली खाई, दर्द खत्म, हमको याद भी नहीं हमने कौन सी कंपनी की खाई। और इनमें क्या है, इनमें भी दर्द होता है, दर्द का निवारण होता है, लेकिन इनको लेने से ज्यादा एक तो नींद आती है, शरीर में चुस्ती हो जाती है और इनकी आदत पड़ जाती है। मेन बात क्या है, इनकी आदत पड़ जाती है, यानी कि ये कुछ इस प्रकार के मतलब कैटेगरी है। तो सबसे पहले अपन क्या करते हैं, अस्वापक पीड़ाहारी नॉन नार्कोटिक की बात कर लेते हैं। देखो वे पीड़ाहारी, देखो ये सब दर्द को निवारण करते हैं। वे पीड़ाहारी जो दर्द को कम करने के साथ साथ जवरनाशी भी होते हैं। देखो ये दर्द को कम करने के साथ साथ बुखार भी कम कर देते हैं अपनी। जवरनाशी का मतलब क्या है, बुखार को नाश करने वाला, यानी कि बुखार को भी कम कर देते हैं। तथा इसके सेवन से व्यक्ति इनका आदी नहीं होता। देखो यहाँ पे जो आदि वर्ड है ना, आदि वर्ड, वो आदत से मतलब है। इस वर्ड का आदि अगैरह वगैरह से नहीं है, इस आदि का मतलब है आदत से। मतलब इन टेबलेट्स को लेने से हमारे को आदत नहीं पड़ती है, आदत नहीं लगती है कि हम रोज पैरासीटामोल खाएं, रोज हम एस्प्रिन खाएं, नहीं, हमारी को जरूरत थी, हमने खा लिया, हम भूल गए एस्प्रिन को, ठीक है। चलो आदत नहीं लगती इनकी। चलो आगे बात कर लेते हैं। एस देखो बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बना था 2018 में, उठ के आया था क्वेश्चन, यहीं से एक नंबर का क्वेश्चन बन गया था, एक नंबर का क्वेश्चन बन गया था बोर्ड एग्जाम के अंदर। क्या बना था, क्वेश्चन था एस्प्रिन को खाली पेट क्यों नहीं लेना चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एस्प्रिन एक ऐसी टेबलेट होती है जिसका जल अपघटन करने से, यानी कि पानी के साथ लेंगे और जल अपघटन करके ये क्या करेगा, ये सैलिसिलिक, ये क्या कर लेता है अपने पास, इसके एसिडिक मीडियम में, यानी कि सैलिसिलिक एल्डिहाइड बना देता है। और एल्डिहाइड एसिड सैलिसिलिक एसिड बनाएगा, तो सैलिसिलिक एसिड क्या करता है, हमारे आमाशय में खाली पेट ये घाव करेगा। इट मीन्स आमाशय की पीएच को बढ़ाएगा, है ना। आमाशय में क्या होगा, पीएच कम, तो इसमें क्या हो जाएगा, हमारे शरीर में अम्लीय मात्रा ज्यादा सिक्रेशन होगी, तो हमको क्या होगा, दर्द फील होगा, पेट में घाव हो सकते हैं। तभी तो डॉक्टर कभी कभार कहते हैं कितनी, नहीं नहीं मेरी इच्छा नहीं हो रही, और डॉक्टर इसलिए सलाह देता है, इच्छा नहीं भी हो रही है तो कोई बात नहीं, आप थोड़ा सा खाना खाएं और फिर ही टेबलेट ले, वरना जिस रोग के लिए आप टेबलेट ले रहे हो उसके अलावा भी कुछ रोग हो सकता है ना। तो वहाँ अपनी नाक छड़ाना बंद करें, टाइम पे खाना खाएं और ही टेबलेट लें, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन था। क्वेश्चन इतना था कि एस्प्रिन को खाली पेट क्यों नहीं लेना चाहिए, रीजन इसका मैंने यहाँ पे नीचे इंटरफेस में डाल रखा है। एस्प्रिन को खाली पेट नहीं लेते, ठीक है। क्यों नहीं लेते, रीजन है क्योंकि जल अपघटन, जल अपघटित होकर अम्ल बना देती है। क्या बना देती है, ये अम्ल बना देती है, ठीक है। और अम्ल क्या करता है, जो आमाशय की दीवार को घाव कर देता है, यानी कि वहां से घाव उत्पन्न कर देगा और वहां दर्द होगा, जलन होगी, जहां से रक्त का स्राव हो सकता है, रक्त भी निकल सकता है। और इसके साथ जल अपघटन से सैलिसिलिक अम्ल बन जाता है, ठीक है। क्या बनेगा, सैलिसिलिक अम्ल।
इसलिए एस्पिरिन को खाली पेट नहीं ले सकते। तो क्वेश्चन 2018 में आया था, 21 में भी आ सकता है, बट जनरल इंफॉर्मेशन पता होना चाहिए। हाँ, एस्पिरिन और पैरासीटामोल की स्ट्रक्चर तो आप याद ही कर ले। ये दोनों दर्द निवारक औषधियाँ हैं, दर्द के समय इनको काम में ले सकते हैं। तो आप भी इन दोनों चीज़ों को याद रखें मुख्यतः, ठीक है। चलो, इनके आईयूपीएसी नाम भी देख लेना। सब स्मार्ट एंड इंटेलिजेंट हो आप, भगवान की देन से। अब अपन सेकंड कैटेगरी की बात कर लेते हैं, स्वापक पीड़ाहारी। जैसे कि मैंने बताया कि नॉरकॉटिक ये क्या कर लेते हैं, इनकी क्या हो जाती है, हमें तो लत लग जाती है। जैसे कि ये पीड़ाहारी दर्द को कम करते हैं, पहली बात सही है कि ये पीड़ाहारी भी दर्द को कम करते हैं, वो पीड़ाहारी भी दर्द को कम करते हैं। लेकिन क्वेश्चन यहाँ खड़ा होता है, लेकिन क्वेश्चन यहाँ पे खड़ा होगा, और क्या होगा, इससे नींद और बेहोशी आती है। इनसे क्या आ जाती है, नींद और बेहोशी आती है। नशा, मतलब बॉडी में नशा हो जाता है, हमको आसपास में हो क्या रहा है पता नहीं चलता, धरती गोल है बट घूमती हुई नजर आती है। इसका सेवन करने से व्यक्ति इनका आदी, अब देखो ये वाला जो आदी है वो आदी मतलब है लत लग जाना, ये लत वाला आदी है। आदि का मतलब है वो आदि नहीं कि वगैरह वगैरह वाला आदि, ये आदि है, इनका व्यक्ति आदि हो जाता है, यानी कि इनकी मजबूर हो जाता है। आज कर लिया कल भी करने की इच्छा होगी, परसों दर्द नहीं होगा तो भी इच्छा होगी, है ना। जैसे कि मॉर्फिन, कोडीन, हेसिस। अब देखो इनके स्ट्रक्चर याद करने की जरूरत नहीं है आपको, ओनली फॉर इनके नाम याद रखने। और सब आपको पता है अफीम के क्या है, ये अफीम के एल्कोलाइड है। क्या है ये सब, अफीम के एल्कोलाइड हैं। तो शायद आपने अफीम की खेती देखी होगी, नहीं देखी तो हमारे खेत में आके देखो, बता मत देना किसी को खेती वेती। ये देखो ऐसी होती है अफीम की खेती, है ना। ऐसे ही ऊपर ये कच्चे फल हैं, और आपने 10th में पढ़ा होगा कि अफीम के जो कच्चे फल होते हैं ना, उनसे ही हम थोड़ा उनका लेटेक्स दूध निकालते हैं, और उस दूध को सुखाकर उनका जो पीने, थोड़े दिन बाद में ये फूल इस प्रकार से नजर आते हैं, ठीक है। तो ये मैंने आपको अफीम की खेती दिखाई है, आप किसी को मत दिखाना, मैंने पता नहीं कहाँ से दिखाई है, दूसरों के खेत की फोटो दिखाई है, मेरे नहीं। अपने फोटो देख लिए खेती की, बट अब मैंने कहा कि आपको क्या करना है, ये सिर्फ नाम याद रखना है तीनों के तीनों, इनके स्ट्रक्चर याद करने की कोशिश भी ना करें गलती से भी, ठीक है। अब चलते हैं अपन नेक्स्ट कैटेगरी के अंदर, प्रशांतक। प्रशांतक मतलब देखो ये नाम में क्या होता है, ट्रांसक्यूनिलाइड, ये मतलब एक तरह से उस प्रकार के पदार्थ हैं, उस प्रकार की कैटेगरी है जहाँ पे आपको मतलब कि चिंता, थोड़ी टेंशन मान लो, या मानसिक स्थिति खराब हो गई, मतलब एक तरह से नींद की गोलियां चाहिए। कुल मिला के ये कैटेगरी कौन सी है, नींद की गोलियों वाली कैटेगरी है प्रशांतक, ठीक है। वे रासायनिक पदार्थ, ध्यान देना, कौन से रासायनिक पदार्थ, वे रासायनिक पदार्थ जिनका उपयोग मानसिक रोग के निदान व उपचार में किया जाता है, प्रशांतक कहलाते हैं, है ना। डेफिनेशन तो कोई नहीं पूछता, बट इनमें होता क्या है, जैसे कि या तो एग्जाम ऐसे पूछ लेता है प्रशांतक की कोई दो औषधियों के नाम बताओ, या फिर ऐसे दे देता है कि मेब्रोमेट या इक्विनल या क्लोरो इजेपॉक्साइड वगैरह, ये कौन से कैटेगरी के अंदर आते हैं, इस टाइप के कुछ चीज़ें होती हैं। तो इनके केस में ये आपको देगा, ठीक है। तो इस टाइप से इस जैसे कि अब डेफिनेशन आपको बात समझ में आ गई कि प्रशांतक, देखो इस चैप्टर को कोई भी कभी भी इतना डीपली नहीं पढ़ेगा, ऑलमोस्ट सब टिक लगाते हैं कि ये आपको रटना है, और रटना तो अभी भी पड़ेगा आपको, ठीक है। बट एक ये कि आपको पीडीएफ थ्रू मैटर मिल गया, कैसे क्या चीज़ें इनका एक्सप्लेनेशन मिल गया, क्या चीज़ कैसे याद करनी ये बताता जा रहा हूँ, साथ साथ में इनका क्वेश्चन कैसे पुट होता है वो बताता जा रहा हूँ, इसलिए आपको थोड़ा ईजी पड़ जाएगा, और एक आपका रूटीन बन जाएगा याद करने का, ठीक है। देन अपन इनकी आगे बात करते हैं, तो भी वही बात सामने आती है, कौन सी वाली, कि प्रशांतकों का उपयोग तनाव चिंता में किया जाता है। तनाव या चिंता के समय इस प्रकार की औषधियों को उपयोग किया जाता है, टेंशन टेंशन टेंशन, और हम 2 गोलियां खा के सो जाते हैं, ठीक है। तो वो वाली चीजें ये नींद की गोलियों का मुख्य घटक होता है। इन प्रकार की प्रशांतक औषधियों का क्या मतलब है, नींद की गोलियों का मुख्य घटक होता है। कुछ लोग आसपास के ऐसे भी होते हैं जो बिना गोली लिए भी आराम से सुन रहे हैं, फिर भी सो रहे हैं, अलग अलग अपने अपनी सोच होते हैं। अर्थात ये निद्राकारी होते हैं, मतलब व्यक्ति नहीं, मतलब औषधियां निद्राकारी होती हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल मेब्रोमेट, कौन सा एग्जाम्पल, मेब्रोमेट, ये मेब्रोमेट औषधि का नाम है, जैसे कि सामने स्ट्रक्चर है। एक्विनल, जैसे कि सामने स्ट्रक्चर है। क्लोरोडाइजिपॉक्साइड, जैसे कि सामने स्ट्रक्चर है। तो ये क्या है, नींद की गोलियों के घटक है, और इन गोलियों के
नाम है, जैसे कि आप कभी लिए हो, अच्छा इतनी टेंशन ही नहीं आई आज, क्यों लोगे आप, है ना। कभी भविष्य में आ जाए, कभी ज़्यादा करोड़पति हो जाओ तो इस प्रकार की औषधि आ जाए, या कहीं कोई धोखा हो जाए तो इस प्रकार के घोड़े की जरूरत पड़ेगी, तो उनमें इस प्रकार के नाम जरूर मिल जाएंगे आपको, ठीक है। ये बात जरूर याद रखना आप। अभी तो सुख की नींद आ रही है आपको, कोई बात नहीं है। कुछ है मेरे यहाँ पे आसपास में कुछ लोग जिनको बिना गोली में अच्छी खासी नींद आती। अच्छा, बारब्यूट्रेट ये अपन बनाएंगे, यूरिया वाले चैप्टर में अपन बनाएंगे। ये कार्बोक्सिलिक अम्ल और यूरिया के जलापटन से बनता है, इसको अपन बनाएंगे। आपका जो बारब्यूट्रेट होता है, बारब्यूट्रेट कैटेगरी है इन नींद की गोलियों का मुख्य घटक है, ये मेन है, इनसे बनते हैं, बारब्यूट्रिक अम्ल से ही बाकी ये सब बनते हैं, ये इनके व्युत्पन्न ही है, यानी कि व्युत्पन्न का मतलब इनको बारब्यूट्रेट एसिड से इनको बनाया जाता है। और बारब्यूट्रेट एसिड को हम बनाते हैं कार्बोक्सिलिक अम्ल के डाई कार्बोक्सिलिक, यानी कि कार्बोक्सिलिक के डाई कार्बोक्सिलिक अम्ल और यूरिया के जलापटन से इसको बनाते हैं। ये अपन ऑफकोर्स 13वें चैप्टर में अपन डेफिनेट बनाएंगे, इसकी रिएक्शन है, प्रॉपर बताएंगे इसको और ओरिजिनल खोल के, है ना। अब देखो, बारब्यूट्रेट अम्ल के व्युत्पन्न ही प्रशांतक या निद्राकारी होते हैं। बारब्यूट्रेट ये वहां भी लिखूंगा जहां प्रोडक्ट बनेगा, इस प्रोडक्ट के नीचे इसका ये नाम होगा और साथ में उसका मैं ये भी लिखाऊंगा वहां पे ब्रैकेट में, निद्राकारी औषधि, ठीक है। अर्थात इनके प्रयोग से नींद आती है, बिना प्रयोग भी आती है, तो आती है तो आती है। देखो नाम क्या है इनके, बैरोनल है, न्यूमेनल है, सेकोनल है। तो ये बारब्यूट्रेट वाला तो आपको वैसे उस चैप्टर में याद हो ही जाएगा, यहाँ नहीं करोगे तो भी हो जाएगा ये तो, बट ये ध्यान रखना कि बारब्यूट्रेट के व्युत्पन्न कौन से थे, व्युत्पन्नों के केवल नाम याद रखना है। बैरोनल हो गया, न्यूमेनल हो गया और सेकोनल हो गया, इस कैटेगरी का थोड़ा सा विशेष ध्यान दें, ठीक है। अब आता है आपके सामने प्रति सूक्ष्म जीवी एंटी माइक्रोब्लाई। ये बहुत ही सूक्ष्म जीव होते हैं जो हमारे को बीमार कर सकते हैं, और इनके ट्रीटमेंट के लिए हम और हमारी गवर्नमेंट सरकार क्या कर लेती है और हम इनका क्या उखाड़ पाते हैं, वो आपके सामने नजर आ जाएगा, कितना उखाड़ पाते हैं और कितना नहीं। देखो सबसे पहले माइक्रोबिलाई की हम बात करें तो ये वो रासायन पदार्थ होते हैं, कौन से वाले होते हैं, जो सूक्ष्म जीव में कौन कौन से आती हैं। अच्छा, बॉटनी या बायोलॉजी जूलॉजी के बच्चे जानते हैं कि सूक्ष्म जीवों का मतलब होता है जीवाणु, वायरस, कवक, फंज, ये सब इनके कैटेगरी होती है, छोटे जीवों की कैटेगरी होती है। तो वे रसायन पदार्थ जो सूक्ष्म जीवों को नष्ट करने तथा उनकी वृद्धि को रोकने हेतु प्रयुक्त किए जाते हैं, प्रति सूक्ष्म जीवी कहलाते हैं। देखो हमारे शरीर में काफी ऐसे रोग हैं जो छोटे छोटे कीटाणु, विषाणु, वायरस या आपके कवक, है ना, इनसे फैलते हैं। क्या करते हैं, इनसे फैलते हैं। तो हम इस प्रकार की कुछ औषधियों का प्रयोग करें तो इनकी वृद्धि को रोकें, या इनको ही नष्ट कर दें, है ना। लेकिन जो अपन इस प्रकार की चीजें यूज करते हैं ना, तो उनका सबसे मुख्य बात जो होती है वो क्या होती है, इस प्रकार की हमारी जो औषधि होती है वो कभी हमारी बॉडी यानी हमारी शरीर के जीवित ऊतकों यानी कि जीवित कोशिकाओं को कभी नुकसान नहीं पहुंचाएगी, उनको कभी नुकसान नहीं पहुंचाएगी। ये केवल उन्हीं को, या तो डेड सेल्स मरी हुई, या उन प्रकार के बैक्टीरियाओं को प्रॉपर, या उन प्रकार के जीवाणु, कवक, विषाणुओं को ही प्रॉपर नुकसान पहुंचाएगी, उन्हीं की वृद्धि को रोकेगी। हमारी जो जीवित कोशिकाएं हैं, हमारी जो लिविंग सेल्स है, उनको कभी भी ये डैमेज नहीं करेंगे। वरना जैसे मान लो कि घाव लग गया हमारी ब्लड को या हमारी सेल्स को ही, अगर वो एंटी आपकी जो बैक्टीरियल है जो भी है वो अगर नुकसान पहुंचाएगी तो फिर कैसे काम चलेगा, ठीक है। हाँ। तो ये सूक्ष्म जीव जीवित ऊतकों तक पहुंचकर विभिन्न प्रकार के रोग उत्पन्न कर देते हैं। यानी कि ये जो छोटे छोटे सूक्ष्म जीव है ये हमारे जीवित ऊतकों पे, ऊतक कैसे बनते हैं, एक छोटी कोशिका होती है, छोटी होती है कोशिका, फिर कोशिकाओं के खूब सारे समूह बनते हैं, ग्रुप बनता है कोशिकाओं का, ठीक है। फिर उनसे ऊतक जनरेट होते हैं, अंग जनरेट होते हैं, बॉडी बन जाती है ना। तो ये क्या कर लेती है, यूं मान लो एक तरह से अपन सबसे लो लेवल पे बात करें तो ये हमारी जो बॉडी की कोशिकाएं हैं, वैसे एक कोशिका बहुत छोटी है बॉडी के सामने, लेकिन कोशिका एक हो या ज्यादा हो बॉडी में तो है, नुकसान तो धीरे धीरे पहुंचा देगी, ठीक है। तो ये क्या कर लेते हैं, जीवित ऊतकों तक पहुंचकर विभिन्न प्रकार के रोग उत्पन्न कर देते हैं। इन सूक्ष्म जीवों के द्वारा उत्पन्न रोगों पर नियंत्रण 3 प्रकार से किया जा सकता है। यानी कि ये जो रोग है
इन सूक्ष्म जीवाणु द्वारा ये जो फैलाए गए रोग हैं उनको हम 3 प्रकार से कंट्रोल कर सकते हैं, 3 प्रकार से नियंत्रित कर सकते हैं। और वो कौन कौन से 3 प्रकार होंगे उनकी हम आराम से बैठ के राय कर लेते हैं। जैसे कि सबसे पहले टॉपिक पे अगर अपन चर्चा करना चाहें, सबसे पहले टॉपिक पे अगर अपन चर्चा करेंगे तो ऐसी औषधि के उपयोग द्वारा जो शरीर में उपस्थित सूक्ष्म जीवों को मार देती है, ये औषधियां जीवाणुनाशी औषधियां कहलाती है। तो ये डेफिनेशन बन सकती है कि जीवाणुनाशी औषधियां किसे कहते हैं। ऐसी औषधि जिसके प्रयोग से शरीर में उपस्थित सूक्ष्म जीवों को मार दिया जाता है या मार देते हैं, यानी कि ये औषधि के उपयोग से जो शरीर में उपस्थित सूक्ष्म जीवों को मार देती है, ऐसी औषधियों को हम जीवाणुनाशी औषधि कहते हैं, है ना। यानी कि एक तो इस टाइप से हम बिल्कुल ही मतलब क्या बोल देते हैं, आपा खो दें कि नहीं छोड़ूंगा इसको, मारूंगा, है ना। तो कुछ इस प्रकार के खतरनाक भी हथियार अपना लेते हैं कि मार देंगे, चाहे कुछ भी हो जाए, मारेंगे तो मारेंगे। दूसरी प्रकार की हम अगर थोड़ा दया भाव दिखा दें कि कोई बात नहीं बाबा, आ गया तो मारो मत, इसको रोक लो, आगे ना करे, है ना। दूसरी कैटेगरी क्या आती है हमारे पास, ऐसी औषधि के द्वारा सूक्ष्म जीवों की वृद्धि को रोकती है, ये औषधियां जीवाणुरोधी कहलाती है। यानी कि दूसरी कैटेगरी में क्या दिखाई हमने, दया दिखाई कि बाबा जितना फैलावड़ा फैला दिया उतना तो ठीक है, पर आगे मत फैला देना, ठीक है ना, आगे से ध्यान रखना। ऐसी चेतावनी देते हैं ना अपन ठंडे पेटे से, वो वाली चेतावनी है सेकंड वाली, है ना, कि चलो कोई बात नहीं, हम क्या कर रहे हैं उसको एक तरह से क्या कर रहे हैं, हम उनका नाश नहीं कर रहे। ऊपर वाला तो क्या था, जीवाणु नाशी, नीचे वाला क्या है, जीवाणु रोधी, मतलब उसको अवरोध कर रहे हैं, बस अब रुक जा भाई, बहुत हो गई, हद पार कर दी तूने, ठीक है। तो ऐसी औषधि के द्वारा सूक्ष्म जीवों की वृद्धि को रोकती हैं, क्या कर देती हैं, रोकती हैं, है ना। अब रोकने के साथ उनको डांटती भी हूँ वो अलग बात है, पर वो रोकती है, तो उसको क्या बोलते हैं अपन, जीवाणु रोधी औषधि, ठीक है। बात करें अपन तीसरी कैटेगरी की, तो तीसरी कैटेगरी क्या बोलना चाह रही है, तीसरी कैटेगरी बोलना चाहती है शरीर की प्रतिरोधक क्षमता में वृद्धि कर लें। हम क्या कर लें, हम भाई साहब उसको चेतावनी नहीं दे सकते, ना उसको मार सकते, ना उसको हम डरा सकते, ना धमका सकते, तो हम क्या करें, हम अपने आप को मजबूत कर लेते हैं कि चल अब तेरा मेरे के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा, तेरे जैसे तो मेरे पत्ताने लाखों करोड़ जूं डोलते हैं, मेरे क्या फर्क पड़ेगा, आजा, ठीक है। तो कुछ ऐसे हम अपने आप को इतना कर लें, यानी कि इम्यून सिस्टम जानते हो आप, हमारी प्रतिरोधक क्षमता, यानी कि हमारी रोगाणु से लड़ने की क्षमता को हम इतना पावरफुल कर लें कि जो सूक्ष्म जीव हमारी बॉडी में नुकसान पहुंचाना चाहते हैं उनका हमारे लिए कुछ नहीं होगा। जैसे लाखों करोड़ों जू हमारे बालों में रेंग रही हैं, उस प्रकार से वो भी रेंग के चले जाएंगे। अच्छा, आपकी कितनी रेंग रही हैं वो आप जानो, ठीक है। चलो आगे बात कर लेते हैं कुछ और। प्रतिजैविक तथा प्रतिरोधी प्रति सूक्ष्म जैविक औषधियां, ये 2 औषधियां और आती हैं। हाँ, तो अपने को आज टॉपिक जो अपना आज कर सकते हैं वो हम कर सकते हैं, कौन सा वाला, हम कर सकते हैं प्रतिजैविकी, एंटीबायोटिक। एंटीबायोटिक का नाम आपने शायद इंग्लिश में खूब सुना हुआ है, हिंदी में कम सुना होगा प्रतिजैविकी के रूप में, बट एंटीबायोटिक का नाम आपने काफ़ी सुना हुआ होगा, ठीक है। तो वे रासायनिक पदार्थ, अच्छा एंटीबायोटिक का नाम क्या पता, जानते हो कि हम किसी भी चीज़ के लिए एंटीबायोटिक जरूर लेते हैं ताकि कोई भी अपन पर्टिकुलर टैबलेट ले तो उसका इफेक्ट अपने बॉडी पे अन्य प्रभाव से ना दर्शा सके, ठीक है। तो वे रासायनिक पदार्थ जो सूक्ष्म जीवों की वृद्धि को रोकते हैं, टोकते हैं तथा उन्हें नष्ट कर देते हैं, प्रतिजैविकी कहलाते हैं। मुख्यतः बात क्या है कि उनकी वृद्धि को रोकते हैं और नष्ट भी कर देते हैं, एंटीबायोटिक होता है। प्रतिजैविकी जीवाणु, प्रतिजैविकी जो जीवाणु, कवक और फफूंद द्वारा ही उत्पन्न की जाती है, यानी कि जो एंटीबायोटिक भी तैयार की जाती है वो उन्हीं के प्रकार से, यानी कि जीवाणु और कवक फफूंद इत्यादि से ही तैयार की जाती है। सर्वप्रथम सिफिलिस के इलाज में, सर्वप्रथम, अब ये सिफिलिस एक तरह से एक यौन रोग है जो मतलब कि फीमेल में होता है, ये एक तरह से क्या कह सकते हैं अपन, एक तरह से वेजाइना को पूरी तरह से डैमेज कर देता है, उसमें मतलब वाइट से अंडे पानी, मतलब इस प्रकार से एक तरह से मतलब पूरी तरह से डैमेज कर देता है। ये मतलब एक तरह से महिलाओं में खतरनाक रोग होता है तब, ठीक है। इलाज के लिए सिल्वर मैन विकसित की गई है,
है ना, क्या की गई है, सिल्वरमैन विकसित की गई है। इसकी संरचना में प्रोटॉनसिल की होती है। इसकी संरचना किसके समान होती है, ये सिल्वरमैन ने विकसित की है, ये किसी वैज्ञानिक का नाम है। और इसकी संरचना प्रोटॉनसिल की होती है। प्रोटॉनसिल में सिर्फ आर्सेनिक जो बॉन्ड होता है, बंद के स्थान पर यहाँ पे क्या होता है, नाइट्रोजन का बॉन्ड होता है। क्या होता है, नाइट्रोजन का बॉन्ड होता है। ठीक है, अब देखो ये सिल्वरमैन की स्ट्रक्चर आपको एक दिखाई दे रही है, क्या स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है, एक सिल्वरमैन की स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है। सिल्वरमैन की स्ट्रक्चर में यहाँ पे शायद आपको क्या नजर आ रहा होगा, यहाँ पे आपको नजर आ रहा होगा आर्सेनिक के बीच में डबल बॉन्ड, और प्रोटॉनसिल में क्या नजर आ रहा है, यहाँ पे नाइट्रोजन के बीच में डबल बॉन्ड आ रहा है। ये एक मुख्य अंतर है, बाकी इतना ज़्यादा अंतर नहीं है। ठीक है, प्रोटॉनसिल की क्रियाशीलता, इसमें स्थित पैरा एमिनो बेंजिल, क्या है, पैरा एमिनो बेंजिल, साथ में सल्फेनोमाइड, ये ग्रुप जिसको बोलते हैं सल्फेनोमाइड जो इधर जुड़ा हुआ है, भाग होती है, यानी कि ये C6H5SO2NH, ये पूरा भाग हो गया इधर वाला। ठीक है, भाग द्वारा होती है। इस प्रकार सल्फा औषधियों की खोज हुई, इनको हम क्या कह सकते हैं, सल्फा औषधि, जो सल्फर से बन रही है, यूं भी कह सकते हैं अपन। सन 1929 में, ये इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, सन 1929 में अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलियम नोटेटम, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, साइंटिस्ट का नाम इम्पोर्टेंट है, पेनिसिलियम नोटेटम इम्पोर्टेंट है, प्रतिजैविकी की खोज की थी और उसकी पेनिसिलियम नाम रखा, इसलिए उसका नाम भी क्या रखा, पेनिसिलियम नोटेटम, जो एक खोज करी थी, नाम क्या था, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। कब की थी, 1929 में। औषधि का नाम क्या रख लिया, पेनिसिलिन। इसके लिए, यानी कि इतने महान कार्य के लिए इसको क्या मिल गया, 1945 में इसको क्या मिल गया, तमगा मिल गया। इसको क्या मिल गया, तमगा हमारे विज्ञान साइंस क्षेत्र में सबसे बड़ा तमगा होता है नोबेल पुरस्कार का, तो इसको मिला नोबेल प्राइज। कब मिला, इस कार्य के लिए 1945 में। ठीक है, तो उसको 1945 में आता है, तो इसको एक नोबेल पुरस्कार मिल गया है। ठीक है, हाँ हाँ, सिप्लिस बहुत ही डेंजर हो गए। सिप्लिस इतना डेंजर हो गया कि आप बायो वाले स्टूडेंट इसका गहन अध्ययन करें। और जहाँ तक मैंने सुना है, सिप्लिस इतना डेंजर हो गया कि सिप्लिस से अगर कोई फीमेल पीड़ित होती है तो क्या बताएं आपको, यानी यूँ समझ लो सब बेकार है, सब खत्म है। यहाँ तक कि कोर्ट इतना मानता है इस रोग को कि अगर उसका हस्बैंड उससे तलाक तक भी चाहे तो पॉसिबल है। मतलब भयंकर वाला रोग है सिप्लिस रोग। ठीक है, बाकी आगे अपन जो नेक्स्ट अपना जो टॉपिक होगा उसके अंदर इन प्रतिजैवी की 2 प्रकार की होती है, जिनको अपन जीवाणुनाशी और जीवाणु निरोधी दोनों प्रकार से अलग अलग टाइप से पढ़ेंगे, थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे इनको। तब तक के लिए ये जो 2.5 पेज का आपको इंटरफेस दिया है, इस वर्क को आप करो और लर्न करो। इसमें देखो 50% से ज़्यादा लर्निंग मटेरियल है, इसमें सबसे ज़्यादा क्या है, लर्निंग पार्ट है। लर्न जितना करोगे उतना ये याद होगा। समझाने की तो क्या है, बस एक जैसे भी मैं एक स्पीच दे रहा हूँ, एक पढ़ रहा हूँ, एक नॉर्मली वे में एक्सप्लेनेशन के साथ, वो है। बाकी सब तो आपको क्या करना पड़ेगा, लर्न तो करना पड़ेगा। जितना इसको लर्न करोगे उसकी जो चीज़ें हैं वो उतनी ही ज़्यादा आपको क्या होगी, याद होगी। इसके लिए सबसे बड़ी बात यही है, और इसके साथ कुछ भी नहीं है। अब बाकी देखो, कोरोना संकट अपने को इस साल 12th में रखता है, या 12th के साथ कितना नॉलेज देता है, या हमारी 12th अगले साल कराता है। केसेज नाउ दिस विल बी इंक्रीज पर डे पर, आपको पता है हर दिन केस आपके बढ़ते ही जा रहे हैं, कम नहीं हो रहे हैं। आपको पता है डेली कैसे बढ़ते जा रहे हैं। इट मीन्स जहाँ तक पॉसिबल है कि स्कूल के चांस बहुत कम हैं, तो हम कितना पढ़ पाते हैं स्कूल में और कितना नॉलेज लेना चाहते हैं, ये तो चीज़ें बहुत ही बेसिक नीड है जो अपने को मिलनी चाहिए। नॉर्मल ये चैप्टर तो ऐसे होते हैं कि एक तरह से नॉर्मल, अगर कोई बंदा आर्ट्स का है तो उसको भी इतना नॉलेज तो होना चाहिए। ये अगर नॉर्मल चीज़ें जो हमारे डेली लाइफ में कहीं ना कहीं अटैचमेंट होता है, इतना ज्ञान होना चाहिए। यहाँ अपन इस चैप्टर को पढ़ने से कोई डॉक्टर नहीं बन गए, डॉक्टर बनने के लिए बहुत कुछ मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक है, तब तक के लिए हमें चाहिए
विदाई, और बने रहिए हमारे साथ। हम छोटे से ब्रेक के बाद मिलते हैं। ओके, थैंक